दिनेश सर, आपने सुन लिया। आप तो इस पे निरंतर कर भी रहे हैं और आप टिप्पणी आपकी हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन ये 36 घंटे में जो बदला है मन ट्रंप साहब का, इस पे एक तो कितना भरोसा किया जाए, नंबर एक। और इसके पीछे जो हम बात कर रहा था मैं इंट्रो में कि कहीं रशिया पीछे है, चाइना तो दिख ही रहा है, बाकी और भी मुल्क हैं, और ईरान पर हर एक की नजर निगाह है। और प्रेसिडेंट जो यूएस एंड ट्रंप, उनकी अपनी है, दोनों को साथ कर वो अपना हित साधना चाहते हैं। सब पर आपकी शुरुआती प्रतिक्रिया, बोरा साहब। जी, आप सबको नमस्कार। एक्चुअली मसला तो खैर बहुत गंभीर हो गया है, लेकिन इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट जो की पॉइंट मुझे लगा, जो मैंने अपने कई प्रोग्राम्स में दिया भी है, वो था वियना कन्वेंशन का उल्लंघन। एक मान्यता है कि आप कभी भी किसी के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर अटैक नहीं करेंगे। इट इज इक्वलेंट टू ड्रॉपिंग एटम बम ऑन एनी कंट्री और एनी टेरिटरी एक्चुअली। अब सवाल यहां पर यह आया कि इजराइल को ये दादागिरी करने का हक किसने दिया कि उसने एनपीटी तो साइन किया नहीं है, ना ही आईएईए को वो एक्सेस देता है अपने उसको चेक करने की। वो आदमी निकलता है, आपकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे अटैक करता है, दबंगई दिखाता है, और उसको वेस्ट का अप्रूवल मिलता है। यहां से दुनिया बदल जाती है साहब। इस दुनिया को एहसास होता है कि अब हमें भी एटम बम का इस्तेमाल करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। अगर इजराइल अमेरिका की अप्रूवल से अगर ये करता है, तो इसको हम कहेंगे पैराडाइम शिफ्ट इन द पॉलिसी, बेसिक पॉलिसी। कि अभी तक ये था कि न्यूक्लियर को टच नहीं करेंगे, ये मानवता के खिलाफ है। लेकिन इजराइल तो 100 कत्ल माफ है, उसको 100 खून माफ है, और उसको ये खून भी वेस्टर्न वर्ल्ड ने माफ कर दिया कि तुझे ये हक देते हैं कि तू कत्ल कर सकता है। यहां से स्थितियां बिगड़ती हैं। मुझे लगता है कि जब ये सब कुछ होना शुरू हुआ, तो तब रशिया की भी आंख खुलती है कि मैं तो 3.25 साल से सोच रहा था कि एटम बम यूज करूं करूं ना करूं, करूं ना करूं, और मैंने सारे इंटरनेशनल नॉर्म्स को अपनाया, और मैंने एक बार भी यूक्रेन के ऊपर बम का इस्तेमाल नहीं किया। धमकियां दी लेकिन इस्तेमाल नहीं किया, इतनी हिम्मत नहीं पैदा कर पाया। लेकिन इस सारे माया जाल को इसराइल ने तोड़ दिया अमेरिका की मदद से, और ये सोच के कि मैं हिम्मत कर सकता हूं, बाकी कोई हिम्मत नहीं कर सकता। बस यहां से कहानी बदलनी शुरू हुई सारी की सारी। अब क्या होता है कि जब डैमेज बहुत ज्यादा बढ़ गया और रेडिएशन की सारा का सारा चक्कर हुआ, तो पिछले 2-3 दिनों के अंदर, बल्कि 4 दिनों में कुछ परिवर्तन आने शुरू हुए धीरे धीरे। लोगों ने उसको महसूस नहीं किया। पहला परिवर्तन कहां से आता है? पहला आता है अस्ताना से, कजाकिस्तान की राजधानी। वहां पे चाइना और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक का समिट चल रहा था। शी जिनपिंग वहां पर थे। पहली बार शी जिनपिंग का एक स्टेटमेंट आता है, आई टोटली कंडेम द वायलेशन बाय इजराइल ऑफ ईरान टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, sovereignty and safety and security. This is against all kind of international laws, established laws. ये वर्ड थे शी जिनपिंग के। मैं सुनकर चौंका। मैंने कहा जिनपिंग का स्टेटमेंट आता है, इतना कड़ा स्टेटमेंट, और वो भी सीधे बोलता है कि तू कत्ल करने वाला है। मुझे यहां से लगा कि हवा बदल रही है। उसके बाद लगातार बैक टू बैक रशिया के स्टेटमेंट आते हैं, 2 दिन में पिछले। यहां पे इनकी मांडवली होती है, खासतौर से पुतिन और ये जिनपिंग एक साथ में आते हैं। यहां से पता लगता है कि महाशक्ति कौन है और महागुरु कौन है दुनिया का, क्योंकि बाकी सब तो शतरंज की बिसात पर प्यादे थे। इसके बाद रशिया का कल एक स्टेटमेंट आता है, बुशर के न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर एक्शन मत लेना, इसराइल से कहा। इसराइल डर गया और शाम को कहता है मैं एक्शन नहीं लूंगा क्योंकि आपके साइंटिस्ट हैं वहां पर। फिर उसके बाद एक और स्टेटमेंट आता है, वहां पर ये कहता है कि रशिया अपना उसको कि ईरान पे हमला करने की गलती मत करना, घातक सिद्ध होगा। ये आज तीसरा स्टेटमेंट आता है सुबह, और स्टेटमेंट है रशिया का, और वो बहुत डैमेजिंग स्टेटमेंट है ट्रंप के लिए। कहा कि मैं दरअसल ईरान के अंदर किसी भी किस्म का नेतृत्व बदलने नहीं दूंगा। ये पहली बड़ी चेतावनी थी कि खमनई के पक्ष में आता है। और इसराइल का तुरंत रुख बदलता है और शाम को स्टेटमेंट आता है, बल्कि दोपहर को कान ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, जो उनका स्टेट रेडियो और वो है उसका इसराइल का, वहां पे इंटरव्यू आता है हिब्रू के अंदर उसका। वो कहता है कि नहीं नहीं, हमारी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि हम ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं और खमनई को हटाना चाहते हैं। एक हफ्ते से
हल्ला मचा के रखा था कि उसको मार दो, कत्ल कर दो, लोग विद्रोह कर दे, सड़क पे निकल आए, वो फ्लॉप हुआ। चाइना स्लोली स्टार्टेड सेंडिंग द आर्म सप्लाईज। करीब करीब 5 से 7 बड़े विमान चाइना के एंटर हो चुके हैं, जो सप्लाईज दे चुके हैं। यहां पे खतरा हुआ। इस बीच में 5-7 दिन के अंदर ईरान ने बहुत डैमेज कर दिया था, एक्चुअली देखा जाए तो। वो डैमेज ने पूरे वेस्ट को रेटल किया कि ये बैकफुट पे कैसे आया, ईरान इतना मजबूत कैसे हो गया, ईरान को अंडर एस्टिमेट किया गया क्या, क्योंकि उसकी मिसाइल प्लस ड्रोन्स प्लस उसकी बाकी जो इंटरसेप्शन की टेक्निक थी। आज चाइना की एक और एंट्री होती है साथ में। चाइना ने अपने 2 स्पाई शिप्स, जो कि नॉर्मली 5 से 6 स्पाई शिप्स उसके हिंद महासागर और बे ऑफ बंगाल अरब सागर में रहते हैं, 2 सेशल्स और मॉरिशस के आसपास रहते हैं। ये सब सर्वे शिप्स के नाम से है, मैं आपको बताऊं, लेकिन बड़े बड़े इनके ऊपर रडार लगे हैं। 2 शिप्स कॉन्स्टेंटली हिंद अपना बे ऑफ बंगाल में रहते हैं, कोको आइलैंड के पास एक है, और बाकी इंडियन टेलीमेट्री को नापने के लिए एक इनका हमेशा शिप जो है वो रहता है आपके मालदीव के आसपास, जहां उनका बेस है वहां पर। उसके बाद उसने अपने 2 शिप्स, स्पाइंग शिप्स को वहां भेजा। ये किसके लिए था? कि सारी टेलीमेट्री जो अमेरिका की उसको रीड करके ईरान को सप्लाई करे। साथ में जो नई सूचना है वो ये है साहब कि गवादर पोर्ट चाबहार पोर्ट से 140 किलोमीटर की दूरी पे है साहब। गवादर पोर्ट को इक्विप किया गया, एक बार फिर से वहां पे न्यूक्लियर सबमरीन्स पहुंची हैं चाइना की इस समय, न्यूक्लियर सबमरीन्स प्लस फ्रिगेट्स पहुंचे हैं। 2 घंटे के अंदर वो आराम से ईरानियन वाटर्स में प्रवेश कर सकते हैं और पर्शियन पर्शियन क्या कहते हैं खाड़ी में जा सकते हैं। इन सब चीजों ने हाहाकार मचाया है। इन्होंने एक्चुअली सारा का सारा जो एक्शन थे इसको स्विंग कर दिया, पूरा का पूरा पलट दिया है। ट्रंप जब कल बात कर रहे थे, मेरे सूत्र बताते हैं, जब कल ट्रंप फैसला करने वाले थे, टीवी न्यूज पे एक रनिंग कमेंट्री आ रही थी, 15 मिनट में फैसला आएगा, 15 मिनट में फैसला आएगा, चमत्कार होगा। अब ईरान गया काम से। उस समय एक गुप्त कॉल होती है सर, एक सीक्रेट कॉल होती है, पुतिन की कॉल होती है ट्रंप को, दोनों आपस में बात करते हैं, और वहां पे शॉर्ट कॉल है, बहुत बड़ी नहीं है। उस टाइम पुतिन ने उससे कहा, डोंट एक्ट, पोस्टपोन इट नाउ, अदरवाइज फंस जाएगा तू, मर जाएगा। एंड देन ही बॉट द टाइम, 14 डेज की मैं शांति से बैठ के कुछ कर पाऊं। साहब, इन 3 दिनों के अंदर शी जिनपिंग और पुतिन की जोड़ी हैवी पड़ गई। उन्होंने असर्ट करके ये बताया कि दुनिया में सुपर पावर किसे कहते हैं। एक बार फिर से रशिया को मौका मिला कि वो वर्ल्ड सीन पे आए, खासतौर से उसके ये शब्द कि मैं ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं होने दूंगा। ये एडवाइस नहीं थी, ये वॉशिंगटन को चेतावनी थी कि आप इसकी कोशिश मत करना। एक बात और सुन लीजिएगा साहब, चाइना ताजिकिस्तान को क्रॉस करके पूरे ईरान में आ जाता है आराम से, बीच में हालांकि उज्बेकिस्तान भी वहां पर है और साथ में तुर्कमेनिस्तान के साथ में है। लेकिन एक किस्म से ईरान जो है वो रशिया का, सेंट्रल एशिया तो उसी का है, सारा का सारा रशिया का ही है, उसका और चाइना के लिए बैकयार्ड है साहब। मैं आपको बताऊं, उसकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। आप सीरिया को गंवाने के बाद आप इसको नहीं गंवा सकते साहब। रशिया की बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक हार होगी, लेकिन ये इक्वेशन जब चेंज हुई तब हालात यहां खराब होने शुरू हुए। और जब इसराइल को अब महसूस हुआ कि अब मैं बैकफुट पे हूं, मैं जीत नहीं सकता, अकेला कुछ नहीं कर सकता, तो अमेरिका से उसने मदद मांगी। अमेरिका की ज्यूज लॉबी बहुत स्ट्रांग थी। कल शाम तक ज्यूज लॉबी ने इतना प्रेशर एक्सर्ट किया कि ट्रंप बिल्कुल टूटने जा रहा था, लेकिन ही स्टूड बाई, क्योंकि पुतिन ने उसको कहा था कि टूटना मत और टाइम खरीद ले। इस बार ज्यूज लॉबी हार गई, मैं आपको बताऊं। जूस लॉबी चाहती थी कि अमेरिका अटैक करे, लेकिन अमेरिका का अगर फोर्डो प्लांट के ऊपर अटैक हो भी जाता तो 60 मीटर तक, तो वो तो 80 मीटर से ज्यादा है, 100 मीटर तक नीचे है, तो उसकी बदनामी अलग से होती है अमेरिका की कि मैं अल्टीमेट वेपन यूज करके, व्हाट ही कॉल्स एज ए मदर ऑफ ऑल बम्स, स्टिल यू कुड नॉट डिफीट देम। और उसके बाद फिर बीच में एक, परसों से मैंने एक क्लिप्स दिखाई थी, राकेश जी भी मेरे साथ में थे आदरणीय, वो ये थी कि मे बी, एक चित्र था, वीडियो आता है, मे बी यानी कि मैं एटम बम का इस्तेमाल कर सकता हूं। 16.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का ईरान और 22,000 स्क्वायर किलोमीटर का इसराइल। साहब 16.5 लाख के लिए 5,000 बम भी कम है, लेकिन साहब 22,000 किलोमीटर के 4-6 शहरों को तबाह करने के लिए 4 ही काफी हैं। इस बात का एहसास हो गया था अमेरिका को कि नाउ थिंग्स आर टर्निंग प्रेटी बैड, और इस चक्कर में चाइना जब टुगेदर आया और पुतिन आया, यहां से इक्वेशन सारी बदलती शुरू हो गई। अब
जो भी स्वर निकल के आ रहे हैं नेतन्याहू के, वो बहुत कमजोर स्वर है सर, इस टाइम बहुत कमजोर है। अब वो अपनी जान बचाने की सोच रहा है। आई पर्सनली फील कि इन 14 दिनों के अंदर देयर विल बी एन ऑर्डर टू द सो कॉल्ड नेतन्याहू, स्टॉप इट नाउ हियर। जो शी जिनपिंग ने कहा था ना कि स्टॉप इट नाउ, यू हैव वॉयलेटेड इट एंड यू विल स्टॉप इट। बाकी बैकडोर से सारी की सारी चीजें चल रही हैं। विटकॉफ की बात हो रही है, अब्बास अरागची से बात हुई है, वो अपने आप चलती रहती है। देखिए, विदेश नीति में बैकडोर के चैनल्स हमेशा ओपन रहते हैं, वो खिड़कियां कभी भी बंद नहीं रहती हैं, मैं पहले बताऊं। लेकिन इसमें एक चीज होती है ना, लस्टर, मैजिक, वो किसने लूज किया? वो लूज किया इंडिया ने साहब। इंडिया स्टूड नोवेयर इन द वर्ल्ड यही मैं आपसे डिप्लोमेसी। सवाल पूछने वाला था कि ये पूरे मसले में भारत कहाँ आके खड़ा हुआ है, क्या स्थिति उसकी है, और हमारे तो मोदी जी नहीं ध्यान दे रहे हैं। और दूसरा, अभी भी अमेरिका वही बात कर रहा है कि बिल्कुल परमाणु बम बनाने के करीब है, ईरान करीब है। वो उसने जो आप एक फितरत की बात है, दोनों पे मैं चाह रहा था आप करिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। सर, वो इसराइल 20 साल से चिल्ला रहा है उसके पास बम है, बम है, बम है। ये बात वो इराक के बारे में भी कहते थे। ये इनका वेस्टर्न स्टाइल है सर, पश्चिमी देशों का स्टाइल है ये लोगों को घुमाने के लिए। लेकिन सच बात तो ये है कि इस टाइम इसराइल बैकफुट पे था। इसराइल को अंदाजा नहीं था कि ये इतना मजबूत हो चुका है। इंडिया आइसोलेट हो चुका था। इंडिया की बिसात कहीं नहीं थी। G7 में जाने के बाद तो वो लस्टर और भी कम हो गया था। और इंडिया के अंदर मैं इंडिया को दो रूप में देखता हूं। देखिए, सम्मान के साथ कहूंगा, हम 140 करोड़ भारतीयों की रीढ़ की हड्डी है। मैं पहले कह दूं, मैं यहां पर भारत सरकार की बात कर रहा हूं। भारत सरकार की रीढ़ की हड्डी नहीं है जो खड़े होकर ये कहे कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे अटैक वायलेटिव ऑफ वियना कन्वेंशन है एंड यू आर डूइंग रॉन्ग मिस्टर नेतन्याहू। ये कहने की हिम्मत शी जिनपिंग की थी, पुतिन की थी, लेकिन मोदी की नहीं हुई। यहां पे ये फैसला होता है कि दुनिया में कौन महागुरु है और कौन महागुरु नहीं। और इस चक्कर में एक स्टेटमेंट जो हुसैन का आता है, जो कि ईरान के इंडिया में एम्बेसडर हैं, उस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा और उसको डाइसेक्ट कीजिएगा तो आपको पता लगेगा। उनका कहना था कि उनसे प्रश्न पूछा गया, भारत ने कहा कि शांति स्थापना की दिशा में अगर कोई प्रयास हो सकते हैं और मैं कर सकता हूं तो आप मुझे बताइए, मैं करने को तैयार हूं। तो हुसैन ने कहा कि शांति स्थापित करने की दिशा में जो भी प्रयास होंगे हम उनका स्वागत करते हैं, प्रोवाइडेड, बशर्ते कि आप इजराइल को कंडेम करें, इजराइल की निंदा करें कि उसने हमारे देश पर हमला किया और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर हमला किया। भारत निंदा करने को तैयार नहीं था। इसका मतलब यह कि यहां भी हमारी डिप्लोमेटिक डिफीट थी। और 4,771 करोड़, अप्रोक्सीमेटली 4,500 करोड़ का चाबहार मेरे सूत्रों के अनुसार भारत के हाथ से फिसल चुका है, जा चुका है। अब वो चीन को तोहफे के तौर पर ईरान देने जा रहा है, क्योंकि ईरान को पता लग गया कि संकट की घड़ी में मेरे साथ कौन खड़ा है और कौन नहीं खड़ा है। इंडिया ने तो अपने पहले पेश दिखा दिए कि मैं तो भैया इजराइल के पक्ष में हूं। और लेकिन इंडिया की धुलमुल राजनीति ने, कूटनीति ने शायद हमें कहीं का नहीं छोड़ा। दो चीजें तो हो गई। एक तो इजराइल और अमेरिका का उस ताकत का, चौधरीपन का बबल बस्ट हो गया, यानी कि वो दादा नहीं है। एक्चुअली वेस्ट एशिया के अंदर, या जिसे हम मिडिल ईस्ट कहते हैं, एक नए दादा का उदय हुआ है जिसका नाम है ईरान। मानो या ना मानो, आज के बाद वो जो बबल बस्ट हुआ है इसराइल का, साहब वही उसको तंग कर रहा है, क्योंकि इसके द्वारा अरब देशों को हिम्मत मिलेगी कि वो अब इसराइल को काउंटर कर सके और कह सके, नहीं भाई, तुझे काउंटर करने के लिए हमारे पास एक है बंदा जो तेरे को कर सकता था, जिसने तेरे को औकात दिखाई है। यहां तू पहाड़ के नीचे आया है, जो ऊंट है ना, तेरे को पता लगा। लेकिन इंडिया इज आइसोलेटेड। इंडिया हैज लॉस्ट, मिजरेबली लॉस्ट, आई वुड से, इन डिप्लोमेसी। और जो विश्व गुरु का स्टेटस जो कहते थे, वो कहीं नजर नहीं आया। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, हमारे सामने बहुत बड़े बड़े जी यहाँ जी विद्वान जी। मित्र बैठे हैं। नहीं और नहीं, मैं बिल्कुल। आपसे इजाजत भी चाहूंगा, और नहीं, थोड़ा सा मैं जल्दी मुझे बहुत बहुत कहीं नहीं, जाना धन्यवाद। भी है मुझे, तो मैं नहीं, मैं आपसे धन्यवाद परमिशन धन्यवाद चाहूंगा। ज्ञापित करूंगा आपको, आपने वक्त दिया और मैं बहुत शुक्रिया करता हूं। आपने शुरुआत की, अच्छी एक शुरुआत है, पूरा आपने पिक्चर और सीन तक दिया। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।